नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। 19 साल तक नीतीश कुमार ने अपने बड़े भाई यानी कि लालू प्रसाद यादव के लिए जिस बंगला को बिहार में खाली नहीं कराया, यानी कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के पास में वो बंगला रहा, वो अंततः नई सरकार बनने के बाद उन्हें नोटिस गया है कि राबड़ी देवी उस बंगले को खाली करें, यानी कि 10 सर्कुलर रोड, जो कि एक तरह से आरजेडी परिवार के लिए सिंबल बन गया था, आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए। आरजेडी परिवार जिस तरह से वहां पे पिछले 19 सालों से लगातार उस बंगले में रह रहा था, अब उन्हें नया बंगला अलॉट किया गया है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने नई सरकार बनने के बाद ये फैसला क्यों किया, या फिर इस फैसले के पीछे बीजेपी का दबाव काम कर रहा है, या फिर नीतीश कुमार को अब लगता है कि नीतीश कुमार ने वो दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे कि वापस वो आरजेडी के पास फिर से जाने की उनकी कभी संभावना जो थी, उसको उस दरवाजे को, खिड़की को उन्होंने बंद कर दिया है। तो इस फैसले के पीछे की क्या कहानी है, क्या मजबूरियां हैं और क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा, इस सबको हम समझते हैं। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो कि अभी जीत कर आई है और उसमें से उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है, उनकी पार्टी में भी शुरुआती तौर पे टूट हुई है, टूट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, अरुण साथी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार से, और साथ ही जी, हमारे साथ नमस्कार। जुड़ेंगे संतोष, जो कि पटना से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरुण जी आपसे कि लालू जी का जो बंगला है राबड़ी देवी को विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता के तौर पे मिला हुआ है, उसको 19 सालों तक नीतीश कुमार ने किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू किया। यहाँ तक कि 2017 में जब अ, तेजस्वी यादव कोर्ट में गए, उसके बाद भी वो बंगला उस परिवार के साथ में रहा। अब इस फैसले के पीछे की जो कहानियाँ या फिर पॉलिटिकल मोटिव जो समझ में आ रहा है लोगों को, कि क्या बीजेपी के दबाव में ये खाली कराया जा रहा है, या फिर अगर दबाव नहीं है बीजेपी का, तो इसको किस तरह से रीड किया जाए? जी, देखिए, सबसे पहले तो 10 सर्कुलर रोड लालू यादव और राबड़ी देवी जी का या तेजस्वी यादव का पहचान बन गई, पार्टी की पहचान है वो। और लोग जो जुड़े हुए थे, नेता और कार्यकर्ता उसको जानते थे, पहचानते थे, तो एक पहचान बनी हुई थी। इस विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हुई, तो एक तरह से ये मैसेज है, एक सिंबॉलिक मैसेज है कि पार्टी जब कमज़ोर हुई है, तो ये मैसेज देने का प्रयास है कि राष्ट्रीय जनता दल अब कमज़ोर हुआ है। और उसके साथ ये इस निर्णय को अगर जोड़ के राजनीति से देखिएगा, तो ये सामान्य फैसला ऊपर-ऊपर भले दिखता हो, परंतु ये है एक राजनीतिक फैसला और यह मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो पार्टी है, जो संगठन है, यह इस विधानसभा चुनाव में कमज़ोर हुई है और इस निर्णय को यहाँ से खाली कराने के रूप में राजनीतिक निर्णय इसको माना जा रहा है और चर्चा है। हालाँकि कल प्रदेश अध्यक्ष जी जब कह दिए कि इसको हम खाली नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, तो इस कई वक्तव्य भी इस पर आए। लेकिन अगर कानूनी बात होगी, तो जो कानूनी प्रक्रिया का जब पालन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो बंगला खाली करना ही पड़ेगा और नए बंगले का अलॉटमेंट भी कर दिया गया है, जो उससे थोड़ा छोटा है। परंतु जिस मैसेज को देना है, यह एक हमको जो लगता है, हमारी जो अपनी समझ काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी पार्टी कमजोर हुई है और ये आम लोगों के बीच भी ये मैसेज देना है कि राष्ट्रीय जनता दल अब कमजोर हुई है, लालू प्रसाद यादव कमजोर हुए हैं, तेजस्वी यादव कमजोर हुए हैं, राबड़ी देवी कमजोर हुई है और इस मैसेज को पास आउट करने के लिए ही बंगला खाली कराने की सारी प्रक्रिया हो रही है। बाकी तो जो ऊपरी-ऊपरी तौर पर जो बात है, वो सब आ ही रहा है सामने। जी। एक सवाल अरुण जी ये भी है कि ऐसी स्थिति में जब क्या बीजेपी को या नीतीश कुमार को, क्योंकि जिस तरह से फैसला लिया गया है, ये डिपार्टमेंट विजय चौधरी के पास में है, बिना नीतीश कुमार के कंसेंट के या उनकी जानकारी के ये फैसला नहीं हुआ होगा। वैसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार ने एक तरह से परमानेंट अपना जो विंडो था, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों के बाद वैसे भी वो ऑप्शन नहीं रहा है, जिस तरह के मैंडेट मिले हैं कि वो आरजेडी के पास फिर से जा सके, तो एक तरह से पूरी तरह से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है, जिसका कि संकेत तेज प्रताप ने जो ट्वीट किया, उससे भी मिलता है कि एक तरह से उन्होंने बड़े भाई के लिए एक तरह से पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दिया है। देखिए, नीतीश जी हमेशा इस बात को बोलते भी रहे, मंच से बोलते रहे हैं कि अब हम इधर-उधर नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकल बात है और राजनीति में कोई दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता है। इस बात को हर राजनीति को समझने वाले लोगों को पता है।
राजनीति में कोई दरवाजा किसी का हमेशा के लिए बंद नहीं होता। आप एक जहां तक आवास खाली कराने का मामला है, आप देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए। उनकी पार्टी का एक तरह से कार्यालय था, रामविलास पासवान की उसमें प्रतिमा लगी हुई थी। इसी बीजेपी की सरकार के समय में उसको खाली करा लिया गया, और उस समय उन्होंने इमोशनल बहुत सारा कार्ड भी खेला था। रामविलास जी की प्रतिमा वहां से हटाई गई, इस पर भी रोना हुआ था। लेकिन आज वो चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही हैं, उस समय थोड़ा सा इमोशनल हुए थे। तो ये अगर कहते ना कि ये काल्पनिक बात है कि दरवाजा बंद हो गया या दरवाजा बंद कर दिया गया। हम जहां तक समझते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर के 2005 के बाद से 13 से पहले पहले तक जो दूरी थी, काफी दूरी थी। मतलब हमको एक लालू यादव की एक सभा याद है, 2005 की सभा होगी। वो उस हमारे जिला में एक सब मंच से बोले थे कि नीतीश कुमार एकदम कुछ अमर्यादित शब्द बोले थे, और इसके जड़ में मट्ठा दे देना चाहिए। मतलब था कि इसको, इसकी पार्टी को एकदम खत्म कर देना चाहिए। और वही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, एक दौर आया, एक ऐसा मामला आया नरेंद्र मोदी को लेकर के, फिर एक हो गए। तो ये एक काल्पनिक बात हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि दरवाजा बंद हो गया, मैं इसको नहीं मानता हूं कि राजनीति में कभी किसी के लिए कोई दरवाजा बंद करता है या दरवाजा बंद होता है। हाँ, भवन खाली कराने का एक मैसेज देना यह भी है कि दूरी बढ़ी है, और दूरी को और बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह निर्णय नीतीश जी के सहमति से ही हुआ होगा, विजय चौधरी जी भी इसमें अपनी सहमति दिए होंगे। परंतु आप इस नए कैबिनेट को देख लीजिए, नए मंत्रिमंडल को देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि बीजेपी भारी है, बीजेपी हावी है, और वो बड़े भाई की भूमिका में है। चाहे गृह मंत्रालय की बात हो, या जो मंत्रिमंडल के गठन से पहले, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले कितनी काल्पनिक बातें चल रही थी कि अब बहुत सारा सीट आ गया है, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अब कई एक तरह की बातें थी। लेकिन वो सब कल्पना में बात है। इस मामले में भी केवल एक राजनीतिक संदेश देना है, और निश्चित रूप से इस बात को मैं खारिज करता हूं कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जी। एक सवाल और कि राजनीति में कई बार जो सिंबलिज्म का काफी महत्व होता है, तो क्या एनडीए या बीजेपी इस बात को समझ रही है? निश्चित रूप से बीजेपी और जेडीयू जितनी बड़ी पार्टी है और जितनी वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स और राजनीति के घाघ लोग बैठे हुए हैं, कि कल की तारीख में अगर राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव, जो जिस तरह से आरजेडी ने ये मना किया है कि वो बंगला को खाली नहीं करेंगे, तो आरजेडी भी ये समझ रही है कि वो स्वाभाविक तौर से खाली इस बंगला को न करें, बल्कि जिस तरह से उनके घर के कपड़े, घर के बर्तन, घर के का जो सामान है, वो सड़कों पर आए, तो उससे आपको नहीं लगता कि एक सिंपैथी भी जनरेट हो सकती है, जो आज की तारीख में एक तरह से आरजेडी जितनी सीटों पर सिमट गई है, उनके कपड़े निकाले जाएँ, उनके बर्तन फेंके जाएँ, उनके घर का सामान सड़क पे आ जाए, तो आरजेडी का जो कैडर है, उसके प्रति लोगों में एक सिंपैथी आएगी कि किस तरह से उनके घर को खाली कराया गया। ये क्या बीजेपी या जेडीयू लीडरशिप इस रिस्क को अफोर्ड करेंगी, या वो समझ रहे हैं कि ये ठीक है, क्षणिक होगा, थोड़े समय के लिए होगा, लोग भूल जाएँगे? देखिए, आरजेडी को लाभ अब या तो लोकसभा चुनाव में मिलना है या विधानसभा चुनाव में मिलना है, उसमें बहुत वक्त है। तो आरजेडी अगर खाली नहीं करती है बंगला को, और कानून का सहारा लेकर के बंगला को खाली कराया जाता है, तो आपने जैसा बताया कि उनके कैडर में सहानुभूति होगी। तो राष्ट्रीय जनता दल या लालू प्रसाद यादव जी के साथ एक कैडर वोट है, और उस वोट में सहानुभूति ऑलरेडी पहले से है। तो कोई दूसरा वर्ग उनसे इस सहानुभूति मिलने से जुड़ने नहीं जा रहा है। जहां तक मेरी समझ है, मैं यह समझता हूं कि कोई नया वोट वर्ग केवल बंगला खाली करा देने से उनसे नहीं जुड़ जाएगा, बल्कि जो एक एनडीए का वोट वर्ग है, दो वोट वर्ग यहाँ है बिल्कुल, एक राष्ट्रीय जनता दल के साथ और एक बीजेपी और जदयू के साथ। कांग्रेस अलायंस भी अगर जोड़ लेते हैं तो अलग बात है, वो भी है। तो एनडीए का जो वोट वर्ग है, उसमें यह मैसेज उल्टा जाएगा कि देखो, यह एकदम नियम से बंगला भी खाली करा रहा था, लेकिन इन लोगों का तो यही आचरण है, इसी तरह का व्यवहार करते हैं, देखिए बंगला भी खाली नहीं कर रहे थे। तो उस वर्ग में भी यह मैसेज जाएगा, जो बड़ा वर्ग है, जो वोट परसेंटेज में थोड़ा सा इनसे बड़ा है, तो उसमें भी तो मैसेज जाएगा।
हाँ, उनके कैडर में ये वोट जाएगा। अब सोशल मीडिया पर थोड़ा-सा रोना-धोना होगा, हंगामा मचेगा, तो वो तो जो उनका कैडर है, वहाँ होगा। उसके विपरीत इस कैडर में भी यह संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का इसी तरह का चरित्र है कि वो कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं, कानून को अंगूठा दिखा देते हैं। तो इसका दोनों पहलू है जो इसमें होना है। हालाँकि हमको लगता है कि अंततोगत्वा सहानुभूति से जनता से ही बंगला को खाली करा लिया जाएगा। जी। पवन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बंगला की पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में, इसके पीछे का मोटिव क्या है? या फिर जिस तरह का बीजेपी का मैंडेट है और बीजेपी एक तरह से बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल का शीश महल दिखाया था और इसी तरह से 2017 में सुशील मोदी ने भी उस बंगले की तस्वीर दिखाई थी जिसमें तेजस्वी यादव रहा करते थे। तो उसी तरह से बीजेपी उस स्ट्रैटेजी के तहत जब वो बंगला खाली होगा, वहाँ पे कैमरे जाएँगे, घर में घूमेंगे और दिखाएँगे कि किस तरह से देखिए ये परिवार रहता था और किस-किस तरह से इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। तो एक तरह से तेजस्वी यादव या आरजेडी को बैक फुट पे लाना, बिहार की पॉलिटिक्स में, नैरेटिव में और वो नीचे जाएँ, उसके लिए बीजेपी ये एफर्ट कर रही है? बीजेपी तो दिल्ली में भी शंकर जी हम लोग आप लोग देखते रहते हैं, दिल्ली में भी बीजेपी ये सब आजमाती रहती है। इस तरह के देखिए इसमें तो रूल बुक क्या कहता है ये एक बार देखना पड़ेगा, पर कायदे से दिल्ली में भी इसका एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको याद होगा कि जब तल्ख संबंध थे मतलब रामविलास पासवान जी के बेटे की सरकार के साथ, फिर उसके बाद रामविलास पासवान के जाने के बाद आपको पता है वो मकान वहाँ पे खाली कराया गया। बड़ी सहानुभूति उस समय इन लोगों के साथ थी कि इस मकान में इतने टाइम से ये रह रहे थे, फिर उसमें आजकल एक मंत्री रह रहे हैं, आपको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जितनी मेरी समझ बनती है उसमें आप देखिए ये बहुत बहुत निष्ठुरता के साथ फैसला लेते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि इसकी कितनी शिकायत होगी अब और इसकी कितनी आलोचना होगी, हमारी कितनी किरकिरी होगी। ये जब फैसले करते हैं तो वो फिर उसके बाद ये देखते नहीं हैं और बहुत निष्ठुरता से करते हैं और पॉलिटिक्स भी करते हैं तो बहुत निष्ठुरता से करते हैं और जिसमें बीच बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब इसमें मैं अब अच्छा तो होता कि मैं अभी आपके पास ये रूल बुक लेके बैठता कि अभी रूल बुक के हिसाब से खाली कराया जा रहा है क्या, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर बिहार सरकार एक्शन ले रही है, बिहार सरकार अगर उनको रिलोकेट करना चाहती है, कोई और हार्डिंग रोड पे दे दिया है, तो वो मेरे ख्याल से कोई कानून सम्मत ही फैसला किया होगा। अब इसमें राजनीति जो अभी आप कह रहे हैं कि बूमरैंग कर जाएगा, अभी क्या बूमरैंग कर जाएगा? कुछ नहीं बूमरैंग करेगा ये। अभी उस हालत में जैसा कि अभी अरुण जी कह रहे थे, कोई चुनाव नहीं है, कोई और अब चुनाव क्या, पंचायत चुनाव है, उसमें इसका क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यह है कि इसका कोई अभी इमीडिएट ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं है जिसमें कोई सहानुभूति आरजेडी को मिले और कोई उसका जो है सेटबैक बीजेपी को हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें जानने की ये भी जरूरत पड़ेगी कि अभी बीजेपी को इस बीजेपी और मतलब एनडीए की सरकार को ये करने की भी क्या जरूरत पड़ी थी, क्या सडन ट्रिगर क्या था, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से उस पे और डिटेल बाहर आएगा तब जाके पता चलेगा। अरुण जी, आप एक सवाल आपसे कि अक्सर हाँ, जैसे कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई मुरली मनोहर जोशी का या लालकृष्ण आडवाणी का जो घर है, वो किस आर्गुमेंट के तहत उनका घर बरकरार है। हालांकि उसके पीछे सरकार का तर्क है कि भाई कोई भी ऐसा हाई प्रोफाइल व्यक्ति जिसने पब्लिक सर्विस की है और जिसकी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, जो उनको जिस कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला हुआ है, उसके तहत उनको उस तरह का घर अलॉट हो सकता है। और सरकार के पुल में कई ऐसे घर होते हैं जिसको वो पब्लिक सर्विस में जिसका कंट्रीब्यूशन है उसको अलॉट कर सकती है। लेकिन जो राबड़ी देवी का घर है, जिसको कि उसमें सरकार का ये तर्क है कि जब तेजस्वी यादव हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने 2005 और 6 का जो सर्कुलर था, जो नीतीश कुमार ने सारे फॉर्मर सीएम के लिए कहा था कि उनको आजीवन घर या उस तरह की सुविधाएं मिलती रहेगी, उसको खुद तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट जाकर एक तरह से अपना बंटाधार कर लिया।
तो वैसी स्थिति में जो बीजेपी के लोग जैसे गिरिराज सिंह तो आज से ही कह रहे हैं कि भाई आरजेडी का ये चरित्र रहा है, कैरेक्टर रहा है कि भाई वो लॉ को फॉलो नहीं करते। तो वैसी स्थिति में कल की तारीख में तेज प्रताप या जो रोहिणी आचार्य ये सब कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने एक तरह से अपने बड़े भाई को धोखा दिया, तो वो जो तर्क है वो बहुत वाजिब नहीं टिकेगा, क्योंकि बीजेपी का जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो नैरेटिव का तरीका है या एनडीए का, वो ये साबित कर देंगी कि भाई ये लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये इनका कैरेक्टर रहा है, चरित्र रहा है। और जो कैमरे हैं जो तमाम मीडिया के, वो उस घर में जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से घर में क्या चेंजेस हुए हैं। तो बीजेपी ये रिस्क एनालिसिस करने के बाद ये फैसला ले रही है कुल मिला के। देखिए, हम इस प्रश्न का पहले भी जवाब दिए थे और बताया था कि ये केवल और केवल बीजेपी के द्वारा एक मैसेज देना है। और राजद का जो वोट बैंक है वो निश्चित रूप से जो उनका जो कैडर है उसमें आक्रोश पनपेगा, लेकिन इसका उलट बीजेपी अपने कैडर को यह मैसेज देने में सफल रहेगी, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल कानून का पालन नहीं करती है। क्योंकि सरकार के पक्ष से जो बातें सामने आई है वो कहा गया है कि यह नियम के तहत ही उनको यहाँ से दूसरा बंगला अलॉट किया गया, बंगला से निकाल कर बाहर नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए एक दूसरा उसे थोड़ा छोटा बंगला दिया गया है, जिसमें अलग अलग जो मापदंड है उसकी देखभाल वहां पर की जा रही है, बजाते उसकी साफ सफाई भी शुरू हो गई है। तो यह बीजेपी अगर बंगला जबरदस्ती खाली नहीं करेगी राष्ट्रीय जनता दल, तो यह मैसेज बीजेपी देने में सफल रहेगी कि देखिए यह कानून का पालन नहीं करती है। और दूसरा, थोड़ी दूरी इसी बहाने नीतीश कुमार से बढ़ जाएगी, थोड़ी तलखी बढ़ेगी। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि कितनी भी दूरी बढ़ जाए, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एकदम दो ध्रुव पर साथ आकर के फिर एक हो गए, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो दूरी दिखे बढ़ा, लेकिन राजनीति में मैं मानता हूं कि जैसे ही अपना हित सधने लगता है तो सारी दूरी, सारे गिले शिकवे को भुलाकर फिर एक हो लिया जाता है। तो इससे ऐसा नहीं होगा कि विंडो बंद हो गया फिर नहीं मिलने जाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षा, अपना हित, ये सब देखते हुए ये सब निर्णय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से मैसेज देने में सफल रहेगी। अब राष्ट्रीय जनता दल पर यह निर्भर करता है कि इसको वो किस तरह से हैंडल करती है। अगर जबरदस्ती खाली करवाने की नौबत आती है तो राष्ट्रीय जनता दल की ही छवि खराब होगी, निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं। संतोष जी, आप जुड़ गए हैं तो आपसे समझेंगे कि राजनीति में जब इंदिरा गांधी को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था और मान लिया गया था कि 77 के बाद जब इंदिरा गांधी खत्म हो गई है, और जब बेलछी में इंदिरा गांधी हाथी पे चढ़कर पहुंची थी, तो इंदिरा गांधी के राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। तो आपको लगता है कि राजनीति में पॉलिटिक्स कोई वन टाइम अफेयर नहीं होता है, ये 24 घंटे का खेल होता है। तो अगर आरजेडी इस बात को समझ रही है और अगर आसानी से वो बंगला खाली नहीं करती है, जैसा कि आरजेडी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कल कहा कि वो खाली नहीं करेंगे, और लालू प्रसाद या राबड़ी देवी इस बात के लिए अड़े रहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में चिराग पासवान के बंगले में उनका सामान जब बाहर फेंका गया था, तो वो एक सिंबोलिज्म का प्रतीक था और कहीं ना कहीं एक दलित पॉलिटिक्स के एक बड़े आइकन के घर को कैसे खाली कराया गया। तो आपको लगता है कि वो एक आरजेडी के लिए जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है बिहार के वोटर में जो उनके लोग हैं, या बीजेपी ये सब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये फैसला कर रही है? देखिए, रामविलास पासवान का घर खाली कराया गया, आज चिराग कहाँ है? उन्हीं के साथ है ना। सवाल यह है कि आप खुद लड़ने को तैयार है। उसके साथ में काउंटर सवाल है कि जब खाली कराया गया था तो उनके चाचा कहाँ पे हैं, ये भी सबको पता है। हाँ, मान लीजिए आपको, देखिए चाचा इसलिए वहां पहुंच गए कि चाचा पार्लियामेंट इलेक्शन में ही सिलेंडर बोल गए थे। तेजस्वी यादव, आप जब से तेजस्वी यादव कमान संभाले, आप देखिए ना, बेलछी कांड में इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर पहुंच गई थी। एक भी ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताइए जिसमें तेजस्वी कोई घटना घटी हो और घटनास्थल पर गया हो। अब तो वो राजनीति ही खत्म हो चुकी है, और इसीलिए हाशिए पर घर खाली करा के भाई उनके लिए जनता क्यों लड़ने आएगी? वो ये
उनके लिए क्यों लड़ने आएगा? वो तो देख रहे हैं ना कि भाई उस तरीके आप कोई घटना घटी तो अब मान लीजिए कि कल ही एक घटना घटी या मान लीजिए कि 6 लोग मर गया, टेम्पो एक्सीडेंट हुआ, 6 लोग बेचारे गरीब लोग मरे, आप वहां जाते, ठीक है एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, लेकिन उसके यहाँ जाने का एक अलग से पप्पू यादव तो यही राजनीति करते हैं ना कि भाई कोई घटना घटी वहां चले गए, और आप घर से निकल नहीं सकते, आप लोगों के बीच जा नहीं सकते हैं। ये इस जनाब को बेतिया का कौन चौक है, दरभंगा का कौन चौक है, ये भी इसको पता नहीं है। ऐसी राजनीति बीजेपी के सामने अब नहीं चलेगी कि जनता हमको लेके माला पहना दे, आपको सड़क पर उतर कर डंडा खाना पड़ेगा। और ये मकान भी खाली हो जाएगा, लालू और राबड़ी को अगर नेता प्रतिपक्ष बनने में अगर विफल रह गई 2 साल बाद तो घर से भी बाहर कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर लड़ाई लड़ते ना तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। यहाँ तो दिक्कत है, लैंड फॉर जॉब मामला है, आईआरसीटी है, एक से एक मामला है, उस मामले में मोरल अलाउ करे तब तो। सबसे बड़ी समस्या मोरल का है, मोरल नहीं है। चिराग पासवान में भी मोरल नहीं है, उसको भी पता है कि जो जिस तरीके से संपत्ति अर्जित हुई है इसके लिए लड़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे राहुल गांधी आज इसलिए न बचे हुए कि उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, या राहुल गांधी को कोई नहीं कह सकता है कि भाई ये फलाने जगह जैसे उन्होंने 5,000 एकड़ जमीन खरीद लिया है, इसलिए लड़ रहा है। बीजेपी से लड़ने के लिए आपको ईमानदार तो दिखना चाहिए, आप ईमानदार हो या नहीं हो, लेकिन दिखना तो चाहिए। नीतीश कुमार को क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? अभी भी बिहार में नीतीश कुमार जिस मन स्थिति में है, वो स्वस्थ, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना, मुख्यमंत्री तो वही है ना, भले आप गृह मंत्री ले लिए, क्यों कि वो आदमी फाइट करता है। जब बारिश का हो रहा था सारे लोग अमित शाह से लेके बाकी सब लोग होटल में बैठे हुए थे, और वो आदमी जनता के बीच में गया, एक इमेज गया कि नहीं अभी भी बहुत जान बाकी है। तो ये जो विपक्ष लड़ने की प्रवृत्ति छोड़ दिया है ना, हम सड़क पर उतर कर लड़े नहीं, या कोई किस घटना घटी हम उनके बीच जाए, वो भी नहीं है। अरे राहुल गांधी कभी ट्रक ड्राइवर के साथ तो कभी जूता वाले के यहाँ पहुंच के कुछ तो मीडिया को स्पेस ले रहे हैं ना भाई। ये आप बताइए ना, आप इतने दिनों से अभी बिहार देख रहे हैं, पूरे इलेक्शन के दौरान देखे और अभी देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी है? शादी विवाह में जाएगा, अरे भाई शादी विवाह में जाने से क्या मतलब है? आप जनता के बीच जाइए ना। जब से सरकार बनी है तब से कई बड़ी घटनाएं घटी है। एक जो है सो जादवे उन्हीं के बिरादरी का आदमी की हत्या हो गई है, एक बड़े कारोबारी जमीन मालिक था, उसकी हत्या हो गई, चले जाइए आप उसी के यहाँ, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी था। लेकिन नहीं, तो बाहर नहीं निकलिएगा तभी घर खाली। बीजेपी भी देखिए, बीजेपी प्रयोग करती है, ये कहे तो उसका क्या रिएक्शन क्या आता है, और जैसी रिएक्शन आएगा तो देखिए चुनाव आया तो जितना किसान बिल थे सब वापस ले लिए ना, उनको लग गया कि हम, जैसे ही लगेगा कि हम नुकसान हो जाएगा तुरंत पीछे भाग जाएगा। लेकिन उसके लिए तो आपको रोड पर उतरना पड़ेगा, इसलिए घर खाली नहीं, सब चीज खाली करा देगा, ये लोग लड़ नहीं सकते। और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक पब्लिक अब नहीं आने वाली है, ये बात समझ लीजिए कि आप 10 साल इंतजार कर लिए ना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग इनकम्बेंसी कितना भी हो, लड़ने के लिए आपके लिए नहीं जाएगा। आपको सड़क पर उतर कर लड़ना पड़ेगा, आप लड़िए, तब पब्लिक जो गुस्सा में है वो बाहर निकलेगा, तब आप सत्ता में आइए। तो ये दिन अब खत्म हो चुके हैं। बीजेपी के समय में जब हरियाणा में वापसी कर लिया, महाराष्ट्र में वापसी कर लिया, सब मध्य प्रदेश में, सब इनकम्बेंसी कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि आप जनता बहुत कष्ट में है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर आदमी गांव में जो है शराब माफिया और भू माफिया से परेशान है। लेकिन कोई सामने आए ना लड़ने के लिए, तब न जो जुबान बंद किए हुए है डर से, जनता तो डरी हुई जनता है, बेचारा किससे लड़ेगा? 2 वक्त की रोटी के लिए वो संघर्ष करता है दिन रात। तो ऐसे आप अगर सड़क पर उतरिएगा तो फिर जनता आपके साथ आएगी। जनता इंतजार कर रही है कि कोई नायक ऐसा पैदा ले जो सड़क पर डंडा खाए, जो सड़क पर जेल जाने के लिए तैयार है। क्यों गांधी कहे कि जेल, जिस दिन भारतीय को जेल जाने से डर खत्म हो गया उस दिन अंग्रेज सरकार खत्म। जिस दिन मोदी का डर तभी तक है जब तक ईडी सीबीआई से हमको आपको डराता है, जिस दिन ये डर खत्म हो गया मोदी खत्म। लेकिन उसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। एक सवाल और संतोष जी आपसे कि ये कुशवाहा जी की पार्टी में क्या हुआ? कुशवाहा जी का जो डर था वो सामने आ रहा है? देखिए कुशवाहा जी अब जो है ना, वो ये भी बात है कि अब दुकान वैसे नहीं चलेगा।
दुकान अब मेहनत मतलब आपको सुबह 10 बजे दुकान खोलना पड़ेगा और शाम के 8 बजे तक दुकान पर बैठना पड़ेगा। ये नहीं है कि दुकान खोल दिया अब हम उसमें से कट लेते रहे, ये नहीं चलेगा। आप बेटा को बना दिए और 4 विधायक पत्नी को बनाते तो चलिए बाकी विधायक लोग कहता कि ठीक है भाई पत्नी तो है ना, आप एक चौथे को ले आए भाई हम अपने बेटा को बनाएंगे, ये अब नहीं चलेगा ना भाई। तो आप कह रहे लड़के हैं कि जो ये छूट हुई है या जो लोग रिजाइन कर रहे हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, असंतोष के कारण, गुस्से के कारण है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और भी खेल रहा है? नहीं, देखिए गुस्सा है, बहुत बड़ा गुस्सा है, स्वाभाविक है भाई। कोनो अब ये बात ऑन स्क्रीन तो नहीं बोल सकते हैं ना, कोई यहाँ बिना उसके टिकट ही थोड़ी दिए। इनका एगो जीता हुआ विधायक ऐसा भी है जिसका चेक बाउंस कर गया था, समझे ना, और बिल्कुल। उसको लेकर उसके यहाँ प्रचार जाने के लिए लोग प्रचार करने के नहीं गया उसके यहाँ, समझ गए, और जीत के चला आया, तो क्यों इनको नोटिस लेगा? सब लोग ऐसे ही लोग मतलब कोई नेता से खुश थोड़ी है। नेता जो है सो कोई पार्टी कार्यकर्ता को या काम करने जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले लोगों को टिकट थोड़ी दिया है। कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई मुंबई में काम कर रहा है, किसी का कहीं फैक्ट्री है, कहीं किसी का उद्योग चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग टिकट दिए हैं। जब टिकट देने का आधार ये है तो आपकी बात पर क्यों रहेगा ये? पवन जी, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स में और थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि जो कुशवाहा जी के जो एमएलए जीते हुए हैं या फिर एमआईएम के जो एमएलए जीते हुए हैं, वो कहीं न कहीं आइदर जेडीयू में जाके मिल जाएँगे या कि कुछ और चेंज करेंगे, उससे कंसोलिडेशन और होगा अभी बिहार की पॉलिटिक्स में? अभी मैं शंकर जी सीरियसली कोई जितनी मेरी समझ बनती है उसमें कोई चेंज अभी मैं नहीं देखता हूँ। अभी सरकार बने हुए दोबारा से 10 दिन भी नहीं हुए हैं। वहाँ की पॉलिटिक्स में अभी देखिए, पॉलिटिक्स में तब्दीली तब होती है जब बहुत मारकाट मची हुई हो या कोई वॉइड पैदा हुआ हो तब। अभी ना तो वहाँ पे कोई वॉइड दिख रहा है, न कोई ऐसी मजबूरी दिख रही है, ना ऐसा कोई प्रलोभन दिख रहा है जिसके आधार पर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उलटफेर हो। मेरे ख्याल से संतोष जी से पूछिए कि वहाँ पे क्या नाम है, अभी पिछवाड़े में अगर कुछ ऐसी बातें हो रही हों तो मतलब अगले 2-4 दिन का डेवलपमेंट हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे अभी कोई किसी तरह का कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस, कोई लॉन्ग टर्म का मोबिलाइजेशन या कोई लॉन्ग टर्म के लिए फोर्सेस कोई पैदा हो और लॉन्ग टर्म कोई सिचुएशन पैदा हो, ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा मुझे यहाँ से तो। अरुण जी, आपसे एक अंतिम टिप्पणी। आपको लगता है कि जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में ड्राइविंग सीट पे बीजेपी दिख रही है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री से मिल रहे हैं, तथ्य अमृत प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं, जायसवाल साहब पीयूष गोयल से मिल रहे हैं, तो बिहार की पॉलिटिक्स में जो एजेंडे या फिर इस टेनियर का, कम से कम एनडीए का जो ये शासनकाल है, इसमें जो पहली प्रायोरिटी होगी वो रोजगार क्रिएशन और विस्थापन के मुद्दे को एड्रेस करना होगा। ये तो साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और जिस तरह से सक्रिय हैं सम्राट चौधरी, उससे भी ये मैसेज जा रहा है। और औद्योगिक क्षेत्र के विकास, उद्योग धंधे के विकास को लेकर के पहले कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से बातों को रखा गया, चीनी मिल चालू करने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दी गई है। हालांकि देखिए, एक बात मैं यहाँ फिर बताना चाहूंगा। ऊपरी तौर पर जो अभी देख रहे हैं कि सरकार बदल गई है, नीतीश कुमार से बीजेपी अलग होकर के अपना बनाने में लगी हुई, लेकिन एक बात मैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बता देता था। नीतीश कुमार की सरकार ने 6 माह पहले ही प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्र के चयन को लेकर के जमीन चिन्हित करके अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू कर दिया। और रणनीति बिल्कुल चुनाव से पहले की है। ये बनी हुई है कि हर जो जिला है, हर जिला, सभी जिले में ये औद्योगिक क्षेत्र का चयन कर लिया गया है, जमीन अधिग्रहण होगा। वहां बिजली, सड़क, ये सब आधारभूत सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी और वहां पर उद्योग लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। तो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। अब हम इसमें बीजेपी को ला सकते हैं कि भाई बीजेपी चूंकि अभी अपना इसको एक तरह से कहिए कि टेक ओवर करने में लगी हुई है, तो एक मैसेज है। और राजनीति में तो ये सब होता ही है। नीतीश कुमार जी के बारे में पहले भी कहा जाता था कि वो चुनाव से पहले कई तरह की बातें उठी, लेकिन उनके 1-2 स्टेप ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो
बीजेपी प्रयास कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी की सहमति से ही सारी बातें हो रही है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप भूल गए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को लेकर के हमने आपको पहले बताया था कि यह पूरा मामला मेरे जिला से जुड़ा हुआ है, और सच इसमें कुछ और है। कुल मिलाकर इस समय बिहार में बिहार की पॉलिटिक्स जिस तरह से करवट ले रही है सरकार बनने के बाद, उसमें 2-3 रिफ्लेक्शन बहुत साफ है कि एनडीए एक तरह से पूरी तरह से इस टेन्योर में, इस 5 साल में विस्थापन और रोजगार क्रिएशन, रोजगार सृजन का जो मुद्दा है, उसको बड़ी गंभीरता के साथ एड्रेस करना चाहती है, क्योंकि ये जो मैंडेट है वो काफी बड़ा है। और इस मैंडेट के साथ अगर बीजेपी ने जस्टिफिकेशन या फिर जिसको कहें न्याय नहीं किया एनडीए सरकार ने, तो आने वाले दिन उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरह से एनडीए सरकार का पूरी कोशिश है कि इस कार्यकाल में वो रोजगार सृजन पे ध्यान दे। वहीं राबड़ी देवी को जो नोटिस गया है बंगला खाली कराने का, वो भी बीजेपी और एनडीए सरकार की एक सोची समझी रणनीति और राजनीति का हिस्सा है कि किस तरह से आरजेडी को कमजोर किया जाए। आरजेडी के जो प्रतीक हैं, यानी कि 10 सर्कुलर रोड जो था, वो एक आरजेडी की पॉलिटिक्स का सिंबल बन गया था, उसको कैसे कमजोर किया जाए। तो इससे बहुत ज्यादा बीजेपी नुकसान होने का अंदेशा नहीं देख रही है, और शायद इसलिए ये नोटिस दिया गया है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी आप हमसे जुड़े, अरुण जी आप जुड़े और पवन जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए डायलॉग्स के साथ।